Hello and welcome again in this another biology video. Today we are going to study some respiratory diseases. So let us start. Yes. So there are some common respiratory disorders of a respiratory system, and one by one we are going to study them. So one is the emphysema. Okay. So the symptoms of this emphysema is the breakdown of alveoli. Okay. तो alveoli का जो surface area होता है वो डैमेज होता है इसमें and शॉर्टनेस विच कॉजेज द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, तो उसकी वजह से सांस जो है वो हमारी शॉर्ट हो जाती है, पूरी सांस हम सांस अंदर तक नहीं ले सकते. ओके, सो देयर इज अ शॉर्टनेस ऑफ अ ब्रीदिंग. ये होता किस वजह से? व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस एम्फाइसेमा? So the cause of emphysema is the smoking. Okay, smoking is the main reason. So during smoking and the air pollution, so the air pollutant and the ब्लैक सूट विच इज इनहेल ड्यूरिंग द स्मोकिंग, तो स्मोकिंग के टाइम पे जो भी ब्लैक सूट होती है वो इनहेल होने की वजह से वो क्या हो जाती है, ये एल्वियोलाई के सरफेस पर जाके डिपॉजिट हो जाती है और ये क्या करती है, द गैसेस एक्सचेंज करने के लिए जो भी सरफेस एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है और इसकी वजह से ब्रीदिंग ऑफ शॉर्टनेस भी हो जाता है एंड एल्वियोलाई को धीरे धीरे डैमेज भी पहुंच जाता है. ओके, सो ट्रीटमेंट क्या है इसमें? सिंपल, क्विट स्मोकिंग, स्मोकिंग नहीं करना है, सिंपल वे. उसके बाद अवॉइड पोल्यूटेड एयर, जो भी पोल्यूटेड एयर है तो पोल्यूटेड एयर को अवॉइड करना चाहिए एंड एडमिनिस्टर ऑक्सीजन टू रिलीव सिम्टम्स. तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमको लेना चाहिए और ऐसे एरिया में हमको ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए जहाँ पे फ्रेश एयर हमको मिल सके. ओके, उसके बाद जो सेकेंड डिसऑर्डर है दैट इज द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस. So ये जो chronic bronchitis है, it causes due to long term smoking and the long term exposure to the air pollutants, या फिर एयर पोल्यूशन की वजह से और स्मोकिंग की वजह से होता है. तो इसमें सिम्टम्स क्या है? एक तो कफिंग है. ओके, another is the shortness of breathing. Okay, so these are the symptoms of chronic bronchitis. तो यहाँ पर भी अगर हमको what can how can we treat this chronic bronchitis? So स्मोकिंग को क्विट करना है, उसके बाद पोल्यूटेड एयर को अवॉइड करना है और इफ पॉसिबल मूव टू द वार्मर एंड ड्रायर क्लाइमेट. जो भी वार्मर और ड्रायर क्लाइमेट जो है वहां पर अगर आप जा सकते हैं सो रह सकते हैं, सो दैट इज गुड फॉर यू. Then third disorder is the acute bronchitis. Okay, now in this acute bronchitis there is a inflammation of bronchi. जो bronchi है, bronchi को inflammation हो जाता है, वहां पर भी shortness of breathing होता है और during coughing वहां पे जो yellowish जो mucus है वो येलोइश म्यूकस जो है वो ड्यूरिंग कफ के टाइम पे बाहर निकलता है. ओके, सो इसके जो रीजंस कॉजेस है दैट इज द डिफरेंट वायरसेस एंड द बैक्टीरिया कैन कॉज दिस एक्यूट ब्रोंकाइटिस. और अगर ये क्या है, दिस ब्रोंकाइटिस इफ इट इज अगर if it is bacterial, so take antibiotics. So antibiotics is the medicine and some cough medicines you can use and also vaporizers. Okay, तो mucus जो है उसकी वजह से dissolve हो जाता है और कफ के लिए जो कफ मेडिसिन है वो हम यूज कर सकते हैं. देन नेक्स्ट डिसऑर्डर इज द साइनोसाइटिस. ओके, सो इसमें क्या होता है? साइनोसाइटिस में इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनसेस. जो भी नासल कैविटीज है वो नासल कैविटीज में क्या हो जाता है, तो इन्फ्लेमेशन होता है और वहां पे म्यूकस जो है वो डिस्चार्ज किया जाता है, वो म्यूकस जो है वो वहां पे ज्यादा डिस्चार्ज किया जाता है और इसके कॉजेज जो है वो भी वायरसेस एंड बैक्टीरिया. सो ट्रीटमेंट इज अगेन सेम. if it is causes due to bacteria, then the antibiotics, that person have to take antibiotics and डिसकंजेस्टेंट्स. ओके, तो जो डिसकंजेस्टेंट है तो म्यूकस की वजह से क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक कंजेस्ट हो जाता है. सो ये जो डिसकंजेस्टेंट्स है वो क्या करते हैं, वो म्यूकस को डिसॉल्व करने का काम करते हैं एंड
ऑल्सो यूज वेपराइजर्स, आप वेपराइजर्स जो है वो यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, सम अदर डिसऑर्डर्स आर ऑल्सो देयर. So, laryngitis. One is the laryngitis. So, what happens in laryngitis? So, there is an inflammation of larynx. तो larynx को inflammation हो जाता है and larynx के अंदर जो भी vocal cords है, इलास्टिक साउंड प्रोड्यूसिंग, जिसमें से एयर जब पास होती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है. सो ये वोकल कॉर्ड्स को भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है. उसके बाद सोर जो थ्रोट है, तो थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाता है. हॉर्सनेस यानी कि गला बैठना, जिसको हम कहते हैं, तो वो हो जाता है. और म्यूकस बिल्डअप हो जाता है और कफ. ओके, सो दीज आर दी सिम्टम्स ऑफ द लैरिंजाइटिस. और उसके भी रीजन कुछ वायरसेस एंड बैक्टीरिया हो सकते हैं. तो यहाँ पे अगर बैक्टीरियल है, अगेन टेक एंटीबायोटिक्स, कफ मेडिसिन और वॉइस रेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि अब जितना ज्यादा बोलोगे उतनी तकलीफ होगी. सो इट इज बेस्ट वे टू कीप द साइलेंस ड्यूरिंग द laryngitis. And avoid irritants like smoke. तो स्मोकिंग को तो अवॉइड ही करना चाहिए. Next is the disorder is the pneumonia. Okay, so in the during pneumonia there is a inflammation of lungs. Okay, lungs को inflammation हो जाता है and that inflammation can be from mild to severe. एंड कफ है और फीवर है और उसके सिम्टम्स. देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है. देन चिल्स यानी ठंड लगती है. स्वेटिंग होता है एट द सेम टाइम. उसके बाद चेस्ट पेन होता है और म्यूकस में ब्लड होता है. ओके, सो दिस इज वेरी एक्चुअली सिवियर कंडीशन. सो ये भी बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया कैन कॉज the inflammation to the lungs and damage to the lungs. And immediately that person or patient have to consult their physicians. Okay, physicians को consult करना चाहिए. और अगर बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक्स वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे एंड कफ मेडिसिन. एंड पेशेंट हैव टू स्टे वार्म, उनको वार्म कंडीशन में रहना है. ओके, नाउ वन अनदर डिसऑर्डर इज द एस्थमा. So during asthma what happens, constriction of bronchioles. जो भी bronchioles है वो क्या हो जाते हैं, constrict हो जाते हैं. bronchioles क्या हो जाते हैं, constrict हो जाते हैं. and उसमें mucus buildup हो जाता है in bronchioles. तो mucus जमा हो जाता है इन bronchioles में, इसलिए वो air passage, air जो है वो freely पास नहीं हो सकती. उसके बाद वो ड्यू टू और चोकअप हो सकता है, ये भी कह सकते हैं ब्रोंक्यूल्स का. उसका पीरियोडिक विजिंग, तो क्या हो जाता है, ये ब्रोंक्यूल्स चोकअप होने की वजह से वो पर्सन का जो भी सांस लेने की वो कोशिश करता है, तो उस टाइम पे ये आवाज अलग से ऐसे सीटी बजाने जैसी आवाज उसके गले से निकलती है. सो दैट इज कॉल्ड एज अ विजिंग. आपने देखा होगा कभी किसी को अस्थमा का अगर ऐसे अटैक आता है तो वो किस तरह से उसके आवाज निकलती है. सो दैट इज ड्यू टू डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. वो सांस लेने की कोशिश करता है, लेकिन ड्यू टू दिस चोकअप ऑफ दिस ब्रैंक्यूल्स दैट पर्सन इज अनेबल टू ब्रीथ. ओके, देन अब ये जो एस्थमा है दैट इज पर्टिकुलरली उसका जो कॉज है दैट इज एलर्जेंस. ओके, सो ये जो कई लोगों को अलग अलग सब्सटेंसेस की क्या हो जाती है, या पार्टिकल्स की एलर्जी होती है. मोस्टली बहुत सारे लोगों को तो डस्ट की एलर्जी होती है. सो ड्यूरिंग दिस एलर्जी कंडीशन बॉडी शोज हाइपर सेंसिटिविटी, और बॉडी इज हाइपर सेंसिटिव टू दैट पर्टिकुलर सब्सटेंसेस. तो वो कुछ सब्सटेंसेस के लिए कुछ लोगों की बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होती है. एंड ये जो एलर्जेंस है वो एक्चुअली एंटीजन का काम करते हैं. और ये एंटीजन का काम करने वाले जो एलर्जेंस है, तो उनकी वजह से एंटीबॉडीज एक्टिव हो जाती है और ये एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन वहां बॉडी में होता है. और फिर कुछ हिस्टामाइन जैसे कुछ जो सब्सटेंसेस है वो रिलीज किए जाते हैं ड्यूरिंग दिस कंडीशन. ओके, तो क्या क्या है कॉजेस हो सकते हैं पोलन से, जैसे फ्लावर्स में जो पोलन ग्रेन्स आते हैं वो पोलन ग्रेन्स की एलर्जी हो सकती है किसी को कुछ फूड्स की एलर्जी हो सकती है. उसके बाद कुछ फूड एडिटिव्स जैसे कि प्रिजर्वेटिव वगैरह कुछ फूड कलरेंट होते हैं जो फूड में ऐड किए जाते हैं, उनकी भी किसी को एलर्जी हो सकती है. या फिर पेट हेयर्स जो है कैट के, डॉग के, या जो भी हम लोग पेट्स
घर पे रखते हैं तो उनकी भी किसी को एलर्जी हो सकती है। These are some examples. उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है? यूज ऑफ इनहेलेटेंस टू ओपन द पैसेज वेज। तो इमिडिएटली क्या करना पड़ता है? ये जो ब्रोंक्यूल्स जिनमें म्यूकस बिल्डअप हो गया है तो उनको वो चोकअप मतलब निकालने के लिए या म्यूकस वहां से डिसॉल्व करने के लिए इनहेलेटेंस जो है वो लेना पड़ता है। आपने देखा होगा वो ऐसे इनहेलेटेंस मिलते हैं तो उसको इनहेल करना पड़ता है इमिडिएटली और ये ब्रोंक्यूल्स जो है फिर वो खुल जाते हैं। ओके। और दूसरी क्या कर सकते हैं हम लोग? ये एलर्जेंस को हम लोग जितना हो सकता है पर्सन को अगर मालूम है तो किस चीज की उसको एलर्जी है तो उस चीज से दूर रहना इज बेटर ऑप्शन। उसके बाद जो लास्ट वाला या फिर कहेंगे और एक डिसऑर्डर है जैसे कि ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं फॉर एग्जांपल सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस आता है उसमें। तो ये क्या होता है? ऑक्यूपेशनल यानी दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर टेक्स प्लेस ड्यू टू पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, कि पर्सन का पर्टिकुलर जो भी कोई ऑक्यूपेशन है या फिर काम करने का जो भी एरिया है तो कंटिन्यूअसली वो एरिया में अगर वो एक्सपोज होता है तो वहां का जो एनवायरमेंट है दैट दैट कैन कॉजेस दिस ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अब जैसे कि सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस है तो इसमें क्या हो जाता है? अगर वो कोई पर्सन का ऑक्यूपेशन ऐसा है कि उसमें दैट पर्सन हैव टू ऑलवेज एक्सपोज टू और दैट पर्सन ऑलवेज रिमेन इन टच विद दैट पार्टिकल्स ऑफ लाइक सिलिका और दी एस्बेस्टोस। जैसे कि सिलिका या फिर एस्बेस्टोस के जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स को पर्सन हमेशा अगर एक्सपोज्ड रहता है और उसके इनहेलेशन थ्रू ये पार्टिकल्स उसकी लंग्स में चले जाते हैं तो वो डिपॉजिट होते जाते हैं, वो धीरे धीरे डिपॉजिट हो जाते हैं लंग्स में। ओके। एंड लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता है पर्टिकुलरली जब, और नॉर्मली तो हम लोगों को नहीं होगा क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा डस्ट को एक्सपोज नहीं होते। बट कुछ लोग जो है हमेशा ये डस्ट वाला ही काम ही उनका ऐसा है कि उनको ऑलवेज हैव टू एक्सपोज टू द दिस सच पार्टिकल सिलिका और एस्बेस्टोस लाइक पार्टिकल्स। तो वो लंग को डैमेज करते हैं जैसे वो डिपॉजिट होते जाते हैं। और ये क्या कर सकते हैं फिर? ये जो पार्टिकल्स है दिस दैट पर्सन हैव टू वेयर प्रोटेक्टिव मास्क। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? प्रोटेक्टिव मास्क पहनना चाहिए और या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ड्यूरिंग वर्क उनको यूज करने चाहिए कि जैसे कि ये जो पार्टिकल्स है दैट पार्टिकल उनको वो भी अगर ऑक्यूपेशन में है भी और वो इनहेल नहीं होने चाहिए, लेकिन वो पार्टिकल्स क्या होने चाहिए? इनहेल नहीं होने चाहिए। सो दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ बाय यूजिंग मास्क और दी सम अदर इंस्ट्रूमेंट्स। ओके। तो ये हो गए सम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। कुछ और रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग देखते हैं। वन इज द आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। ओके। तो दिस आर्टिफिशियल ventilation is also called as artificial respiration. Okay, so क्या है ये artificial respiration? It is the method of inducing breathing in a person when natural respiration is ceased or is faltering. So जब भी कोई किसी पर्सन का नेचुरल रेस्पिरेशन सीज हो जाता है या फिर स्टॉप हो जाता है तो या रेस्पिरेशन बहुत ही वीक हो जाता है। ओके। सो एट दैट टाइम ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन उसको बचाने के लिए ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का यूज किया जाता है। ओके। सो यहाँ पे अगर वो ये कंडीशन में या नेचुरल रेस्पिरेशन स्टॉप होने की कंडीशन में अगर उस पर्सन को या उस इंडिविजुअल को अगर प्रॉपरली और क्विकली ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मिल जाता है तो उसकी डेथ होने से वो बच सकता है। ओके। सो इट प्रिवेंट्स द डेथ। पर्टिकुलरली कब होता है ये? ड्यूरिंग ड्राइंग। अगर कोई डूब रहा है पानी में और उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक में वाटर एंटर हो गया है तो एट दैट टाइम इमीडिएटली अगर क्विक अगर उसको आर्टिफिशियली रेस्पिरेशन मिल जाता है तो वो बच सकता है। या फिर चोकिंग हो गया, उसके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक या ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकाई जो है वो चोकअप हो गए हैं, उसके बाद अगर सफोकेशन है यानी आजू बाजू के एनवायरनमेंट में बिल्कुल भी क्या है वो काफी देर से वो
सफोकेशन से सफर हो रहा है, यानी वहां पे ऑक्सीजन का बहुत ही कम मात्रा है वहां पे, या फिर अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो उस टाइम पे भी ब्रीदिंग जो प्रोसेस है वो नॉर्मल ब्रीदिंग स्टॉप हो सकता है. सो ड्यूरिंग दैट टाइम हम क्या कर सकते हैं, पर्सन को बचा सकते हैं बाय दिस आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन. तभी कैसे होता है ये, इट टेक्स प्लेस, इट इन्वॉल्व्स टू स्टेप्स, दो स्टेप्स है उसके. एक तो एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग एन ओपन एयर पैसेज फ्रॉम द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक. तो क्या करते हैं, जो भी पर्सन का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यानी जो भी फेरिंग्स और जो भी नासल कैविटी या माउथ का भी रीजन, अगर पर्टिकुलरली यहाँ पे माउथ टू माउथ अगर रेस्पिरेशन करवाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, तो वो जो पर्सन है जिसका रेस्पिरेशन सीज हो गया है, तो उसका जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लीन करते हैं, तो उसका माउथ पहले से क्लीन करते हैं, अगर उसमें म्यूकस वगैरह कुछ जमा है तो वो निकाल देते हैं. एंड उसको थोड़ा सा क्लीन करते निकाल के साफ करके, फिर उसके मुंह पे एक कपड़ा रख के क्या करते हैं, फोर्स इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन एज इन माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन. तो क्या करते हैं, जो दूसरा पर्सन है वो क्या करता है कि डीप ब्रीथ लेके वो सारी एयर फोर्सफुली क्या करता है, उस पर्सन के माउथ में उसको रिलीज कर देता है. ओके, सो दैट इज फोर्स इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन इन द माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन. ये बहुत ही बेटर एक्चुअली टेक्निक है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की. या फिर अगर हॉस्पिटलाइज होता है पर्सन, तो वहां पे तो वेंटिलेटर लाइक जो मैकेनिकल डिवाइसेस है या फिर इंस्ट्रूमेंट है, उसकी हेल्प से उसको बचाया जा सकता है. ठीक है, और ये वेंटिलेटर होता क्या है फिर, अ वेंटिलेटर इज अ मशीन दैट सपोर्ट्स ब्रीदिंग एंड इज यूज ड्यूरिंग द सर्जरी. तो बड़ी बड़ी जो सर्जरीज होती है वहाँ ड्यूरिंग दैट टाइम, और ट्रीटमेंट्स होती है ड्यूरिंग विच, या फिर किसी लंग सीरियस लंग डिसीज होता है, सो ड्यूरिंग दैट कंडीशन when person is unable to breathe, तो normally person breathe नहीं कर सकता, at that time these ventilators are used um, in that hospitals for to support the life. Okay, life system. तो उसको बचाने के लिए, उसको नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोवाइड करने के लिए ये वेंटिलेटर्स यूज किया जाता है. क्या करता है वेंटिलेटर, इट गेट ऑक्सीजन इनटू लंग्स, वो उस पेशेंट को के लंग्स में ऑक्सीजन पहुंचाता है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव करता है लंग से, और वो हेल्प हेल्प दी पेशेंट ब्रीथ, तो पेशेंट को ब्रीदिंग में हेल्प करता है. ओके, सो this is all about the respiratory diseases and the artificial ventilation. Okay, yes. So if you understand and like this video, then subscribe friend. Thank you.